गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू टुडे लेक्चर। आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछ लिया जाता है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन यहाँ पर जिन्होंने इसको बनाया है उसका नाम है, उस साइंटिस्ट का नाम, उस फिजिसिस्ट का नाम है, और ब्रिज की तरह ही एक वर्क करता है। अभी देखते हैं ब्रिज की तरह वर्क कैसे करता है, तो इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा गया है। तो ये काम क्या करता है? इसका काम है कि हमारे पास कोई भी 4 रेजिस्टेंस होंगे जिसमें से 3 होंगे नोन, P, Q एंड R, तो उसमें से हम 4th रेजिस्टेंस S फाइंड कर सकते हैं। यानी कि 3 की वैल्यू हमें पता होगी और चौथी की वैल्यू ये इन तीनों की हेल्प से हमें पता लग जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस नोन होते हैं और चौथा अननोन होता है जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी होती है। तो इस मेथड से उस 4th रेजिस्टेंस को आराम से फाइंड किया जा सकता है, आसानी से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी अभी हम यहाँ पर बनाएंगे। तो प्रिंसिपल क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ 4 रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S, इसको हमने नाम दे दिया 4 रेजिस्टेंस को। ठीक है, हमारे पास टोटल 4 रेजिस्टेंस है। उन 4 रेजिस्टेंस के नाम है P, Q, R एंड S आर अरेंज। इनको इस तरीके से अरेंज करना पड़ता है हमें कि ये क्या बनाए, एक ब्रिज बनाए सच दैट अ गैल्वेनोमीटर G कनेक्टेड बिटवीन B एंड D। B एंड D देखिए कहाँ पर आएगा, हमारे पास टोटल 4 रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया। सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर ले लेते हैं। सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पर है। थर्ड रेजिस्टेंस एंड फोर्थ रेजिस्टेंस। ठीक, तो 4 हमने रेजिस्टेंस लेने हैं, इनके नाम रख लेते हैं P, Q, R एंड S। A एंड B, सॉरी A, B, C एंड D। B और D के बीच हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। P, Q, R, S हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं और हमने इसको कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से। ठीक है, अब हमें इसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें कुछ लॉ लगेंगे जो हमने पिछले वाले वीडियोस में देख लिया था, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R एंड S। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को मेज़र करना। ठीक है, नल डिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। जैसे इसमें से करंट पास होगी तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, करंट पास नहीं होगी तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। मतलब कि गैल्वेनोमीटर में एक सुई बनी होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में एक सुई होती है। तो जैसे इसमें से करंट पास होती है तो ये निडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है अपने लेफ्ट और राइट को। तो इसी तरीके से हमारे पास एक एमीटर भी होता है। तो एमीटर भी करंट को मेज़र करने के काम आता है, बट ये जो एमीटर है ये एक ही डायरेक्शन में इसकी निडल चलती है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है उसकी दोनों डायरेक्शन में निडल चलती है। तो इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर है वो डायरेक्शन बताने का काम भी आता है और एमीटर से सिर्फ और सिर्फ करंट पता लगती है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से करंट और करंट की डायरेक्शन का भी पता लग जाता है। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी एमीटर से थोड़ी हाई होती है। मतलब गैल्वेनोमीटर छोटी करंट को भी मेज़र कर सकता है और एमीटर छोटी करंट को, मतलब माइक्रो एम्पियर की करंट को मेज़र नहीं कर पाएगा। तो ये गैल्वेनोमीटर और एमीटर में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि बैटरी से आने वाली करंट, टोटल करंट I है, तो यही करंट यहाँ पर जाएगी, I करंट। माना कि इसमें से P वाली आर्म में I1 चले गई, तो यहाँ R के लिए कितनी बची, टोटल I आ रही थी जिसमें से I1 ऊपर चले गई, तो यहाँ पर कितनी बचेगी, I माइनस I1। जैसे ये करंट I1 B पर गई तो B पर एक और जंक्शन आ गया, डिवाइड हो जाएगी, एक करंट नीचे को आ जाएगी और एक करंट Q में चली जाएगी। तो माना कि नीचे वो करंट कितनी आ रही है, गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट IG है,
आई करंट, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट आई जी है, तो बची हुई करंट इस तरफ को जाएगी क्यू में, तो टोटल करंट बी की तरफ को आई वन आ रही थी जिसमें से आई जी नीचे को चलेगी, तो क्यू के लिए बची आई वन माइनस आई जी। ठीक है, अब आई माइनस आई वन भी डी की तरफ को आ रही है और आई जी भी डी की तरफ को आ रही है, तो किसी जंक्शन की तरफ को आने वाली करंट ऐड हो जाती हैं, किरचॉफ का फर्स्ट रूल है। तो डी पर आने वाली दोनों करंट ऐड हो जाएंगी, आई माइनस आई वन इस तरफ से आ रही है प्लस ऊपर से आई जी आ रही है, तो टोटल करंट ये होगी। ठीक है, अब डी से ऊपर को करंट जाएगी सी की तरफ को और बी से भी सी की तरफ को आ रही है, मतलब डी से भी सी की तरफ को और बी से भी सी की तरफ को, फिर से सी पर एक जंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर करंट फिर से ऐड हो जाएगी। तो एस से आने वाली करंट है आई माइनस आई वन प्लस आई जी, और ऊपर से आने वाली करंट है आई वन माइनस आई जी। हमने दोनों को ऐड करना है, आई जी से आई जी कैंसिल हो जाएगा, आई वन से आई वन कैंसिल, तो टोटल करंट यहाँ पर सी पर कितनी आएगी, टोटल आई बची है। ठीक है, तो आने वाली करंट बैटरी से आई थी, और ठीक है आई करंट टोटल आ रही थी, और जाने वाली करंट भी लास्ट में आई ही हो गई है। ठीक है, आई करंट। तो इस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है करंट को पूरे सर्किट में। अब हम इसमें एक एक करके किरचॉफ रूल लगाएंगे। सेकंड रूल लगा रहे हैं, अप्लाइंग किरचॉफ। ठीक है, किरचॉफ का जो सेकंड रूल है उसे लूप रूल कहते हैं, तो किसी एक क्लोज्ड लूप में हमें इसको लगाना पड़ेगा। अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड रूल। ठीक है, किसमें, क्लोज्ड सर्किट में, ए बी डी ए में, ए बी डी ए। ठीक है, ए बी डी ए। तो ए बी डी ए में हमारे पास जो सेकंड रूल होता है उसमें करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो इसमें करंट I1 है और रेजिस्टेंस P है, I1P। ठीक है, फिर उसके बाद यही करंट इस डायरेक्शन में ही IG इंटू जी, आई जी करंट, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब ये करंट वापस इधर से आके, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये थी, फिर हम इधर को आए, करंट डायरेक्शन सेम रही। अब जैसे यहाँ से मुड़ के हम इधर को जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन होगी अपोजिट, तो साइन आएगा माइनस का, और यहाँ करंट कितनी है आई माइनस आई वन, और रेजिस्टेंस कितना है आर, इक्वल टू में हम लिखते हैं EMF। लेकिन इस ए बी डी ए में कुछ भी सेल नहीं लगा हुआ है, तो इज इक्वल टू EMF कितना आएगा, 0, इक्वेशन 1। अब हमें देखना है दूसरे क्लोज्ड सर्किट में BCDB में, इन BCDB इस वाले में BCDB, इसमें भी सेकंड रूल लगा रहे हैं किरचॉफ का। तो यहाँ से करंट, माना कि बी से स्टार्ट कर रहे हैं, बी से करंट आ रही है, ये डायरेक्शन में ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, आई वन माइनस आई जी, ये तो करंट हो गई है, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, क्यू है। ठीक है, इसके बाद ये करंट यहाँ पर पहुँची, यहाँ से इधर को जाएगी, तो डायरेक्शन देखो, इस करंट, ये करंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन हम इस तरफ को आ रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो हमें साइन लगाना पड़ेगा माइनस का। क्या हो जाएगा, करंट आई माइनस आई वन प्लस आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है, एस। अब हम यहाँ से वापस ऊपर को जा रहे हैं, यहाँ से करंट नीचे को आ रहे हैं, लेकिन हम ऊपर को जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन वापस रिवर्स हो गई है, तो माइनस लगाएंगे, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू में EMF, क्योंकि इस पूरे बॉक्स में भी कोई सेल नहीं है, तो इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब हमसे किरचॉफ रूल ने क्या बोला था कि अगर हम PQRS को इस तरीके से अरेंज कर लें कि गैल्वेनोमीटर किसके बीच कनेक्ट रहे, B और D के बीच, ठीक है, देन इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जा रही है, इसका मतलब IG इज इक्वल टू 0। अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट ना जाए, ठीक है, मतलब B और D के बीच का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो I1 जो करंट जा रही थी P से, वो B पे जाने के बाद सीधे Q को निकल जाएगी, G में नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने किसकी तरह वर्क किया है, एक ब्रिज की तरह, तो इसने करंट को तोड़ा नहीं, जाने दिया। क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, इसका मतलब IG इज इक्वल टू 0 हो गई है, तो करंट A से B और B से डायरेक्ट C चली आएगी, यहाँ से IG यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर IG 0 हो गया तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 हम 1 और 2 को फिर क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बनेगी, I1P प्लस IG, तो ये तो 0 हो गया IG, तो ये पूरा टर्म 0, फिर क्या बचा हमारे पास, माइनस I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं I1P इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर, इक्वेशन
थर्ड मान लेते हैं इसको, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या बनेगी, देखो सेकंड इक्वेशन में भी आई जी को 0 पुट करना है, तो ये बनेगा I1, आई जी तो 0 हो गया, तो बचा गया सिर्फ Q माइनस I1, आई जी 0, क्या बचा S माइनस आई जी इंटू जी, आई जी 0 हो गया तो कंप्लीट टर्म 0 हो गया, इज इक्वल टू में क्या बचा सिर्फ 0, तो I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस, इक्वेशन 4, ठीक है। तो इस तरीके से आई जी की वैल्यू हमने 1 और 2 में पुट करके 3 और 4 इक्वेशन बना ली। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा I1P अपॉन इक्वेशन थर्ड में LHS में I1P है अपॉन I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर अपॉन I माइनस I1 इंटू एस, तो I1 से I1 कैंसिल, P अपॉन Q इज इक्वल टू I माइनस I1 कैंसिल, R अपॉन S। इसका मतलब कि किसी व्हीट स्टोन ब्रिज में यानी कि 4 रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से अरेंज कर लें और गैल्वेमीटर को B और D के बीच में रख लें और A और C के बीच में एक बैटरी लगा दें, तो गैल्वेमीटर जब 0 डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब IG की वैल्यू जब 0 होती है, तो P और Q का रेशियो P अपॉन Q इक्वल होगा R और S के रेशियो के, जिसमें से P Q R हमें नोन होंगे और S की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो S की वैल्यू यहाँ पर से आसानी से फाइंड किया जा सकती है, लेकिन कंडीशन है कि IG 0 हो, मतलब गैल्वेमीटर में नो डिफ्लेक्शन हो, ये इसका प्रिंसिपल है। इफ़ गैल्वेमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन तब ये कंडीशन आती है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S की। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसी के ऊपर एक एप्लीकेशन आएगा एग्जाम में जिसका नाम होगा मीटर ब्रिज, उस मीटर ब्रिज को हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।